हेलो दोस्तों, हाई स्कूल की जो जीव विज्ञान की क्लास है, लेक्चर के अगले क्रम में इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फूड न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी परपोषी होता है, उसके बारे में बताया था। उसमें कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो गैसीय विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, उसे कम में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था स्टोमेटा का। ठीक है ना। पौधों की पत्तियों में वात रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाया जाता है और स्टोमेटा का मूल जो काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है पौधे में, तो जब शुरुआत होती है यानी सूर्योदय होता है, तो जब सूर्योदय होगा सनराइजिंग के टाइम पर, तो जैसे ही धूप खिलनी शुरू होती है वैसे ही स्टोमेटा ओपन होना शुरू हो जाता है। और जैसे सूर्यास्त होता है यानी सनसेट होता है, सूर्य जब ढलने लगता है शाम के टाइम, तो उस टाइम जो पौधे की पत्ती में स्टोमेटा होता है वो धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। तो बाबू, जो सूर्योदय के समय यानी सुबह सुबह के टाइम स्टोमेटा जो होता है पत्तियों में वो खुलने लगता है। और खुलता क्यों है? क्योंकि स्टोमेटा एक पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र है, माइन्यूट पोर होता है। जैसे हमारी बॉडी पर पसीने वाली ग्रंथि होती है, ऐसे तो हमारी शरीर में कहीं दिख ही नहीं रहा है कि छिद्र है, लेकिन पसीना निकलता है। उसी तरह से पौधे की पत्ती को आप सामान्य रूप से देखेंगे तो आपको छिद्र ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन पौधे की पत्ती में वात रंध्र पाए जाते हैं। वात मतलब हवा, रंध्र मतलब छिद्र। ऐसा छिद्र जिससे हवा आती जाती है। और हवा कौन सी आएगी जाएगी? फोटोसिंथेसिस में पौधा कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो वह गैस स्टोमेटा के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे के अंदर जाती है। साथ में उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस होने लगती है तो उसका जो गैस बनता है, या वाटर की जब लाइसिस होती है, पिछली वाली वीडियो मैंने बताया, वाटर की जब लाइसिस होगी H2O का, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है और वह ऑक्सीजन गैस इसी स्टोमेटा के छिद्र द्वारा बाहर चली जाती है। तो बाबू, जब सूर्योदय होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और सूर्यास्त होते होते स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा का जो पोर होता है उसके किनारे पर एक रक्षक कोशिका पाई जाती है, इंग्लिश में उसे गार्ड सेल कहते हैं। उसमें रक्षक कोशिका होती है जिसको गार्ड सेल कहा जाता है, और उसके गार्ड सेल के यानी बीच में क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल की एक विशेषता होती है कि उसके किनारे की जो वाल होती है, सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, वो पतली होती है। उसके अंदर की कोशिका भित्ति दोनों तरफ की मोटी होती है। जब इसमें पानी भरता है तो ये तुरंत फैलने लगता है, पूरा मोटा जाएगा। और जब मोटाएगा तो जिधर पतील होता है उधर यह फैल जाएगा, और जिधर की लेयर मोटी होती है उधर नहीं फैलता, उधर से खींचा जाता है। तो आप देखिएगा कि जैसे पानी जब इसमें भरेगा तो इधर पतील है और इधर भी पतील है, तो हाई खिंचाई किए बगल चला जाता है, ये खिंचाई किए बगल चला जाता है। जब दोनों ओर से खिंचा जाएगा तो हनुमान जी के सीना की तरह ये तुरंत ओपन हो जाता है। अब ये जब ओपन हो जाएगा तो इसमें से गैसों का आना जाना शुरू हो जाता है, और इसी गैसों के आने जाने के तरीके से इसमें वाटर का लॉस भी होता है, ट्रांसपायरेशन जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जब पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, कब नहीं जरूरत होती? शाम के टाइम, सूर्यास्त होते होते कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पौधे को नहीं होती। और जब नहीं जरूरत होती है तो पौधे धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा यानी शटर डाउन कर देते हैं, फिर कहेंगे कि सवेरे हम खोलेंगे। तो ये था स्टोमेटा का क्रम, सूर्योदय से सूर्यास्त की ओर। सूर्योदय के टाइम ओपन होता है, सूर्यास्त टाइम ये क्लोज हो जाता है यानी बंद हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एक दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है? जितने भी जंतु हैं सबके भोजन लेने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों में भोजन लेने का तरीका क्या होता है? हम लोग भोजन को अपनी थाली में लेकर के हाथ से उठा के खाते हैं। पशु डायरेक्ट अपने मुंह से खाता है, कुत्ता डायरेक्ट अपने मुंह से खाता है। कुत्ता, हम लोग पानी लेके गिलास से पीते हैं, कुत्ता पानी को चाट करके पीता है। तो ये अपने सबके एनिमल्स में सबके अपने पे बिहेवियर हैं फूड इनटेक करने के, उसमें एक अमीबा है। अमीबा को आप ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जो होती है वो अनिश्चित होती है, और जो अमीबा होता है उसमें स्यूडोपोडिया यानी जो पोड होता है उसका वो झूठा पाद यानी कूट पाद, या हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, जो कूट पाद बनता है इसमें।
तो स्यूडोपोडिया बनने लगते हैं, झूठा पैर बनने लगता है इसमें, और पैर बनते बिगड़ते रहते हैं। इनमें भोजन लेने की प्रक्रिया होती है कि ये भोजन को देखता है तो घुसुक करके यानी पहुंच जाता है, उस भोजन के पास पहुंच जाता है और उसको चेक कर लेता है कि ये खाने लायक है कि नहीं है, और देखेगा कि जहर है तो नहीं खाएगा, लेकिन देखेगा कि खाने लायक है तो क्या करेगा कि उसके पास पहुंच जाएगा, जाके उससे चिपक जाएगा, और उस भोजन को पता नहीं चलेगा कि हमको कोई खाने वाला है। ई क्या करेगा कि चारों तरफ से बाउंड्री बनाना शुरू करेगा। देखिए चारों तरफ से बाउंड्री बनाना शुरू कर रहा है, और लास्ट में क्या होता है कि बाउंड्री के छड़देवाली जो इसकी होती है, पूरा बाजू होता है, पकड़ लेता है इसे। अब ये दोनों छड़देवाली लेके ढक दिया, ये भोजन बेचारा उसी बॉडी के अंदर फंस गया और डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें जो फूड फीडिंग का मैकेनिज्म वो ये है कि वह डायरेक्ट इनगल्फ कर जाता है, डायरेक्ट घोंट जाता है, डायरेक्ट खा जाता है। इस तरह का फूड फीडिंग मैकेनिज्म है अमीबा के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोगों में हाथ से लेकर के खाने की प्रक्रिया है, इसी तरह से जैसे पैरामीशियम है, चाहे यूग्लिना है, तो पैरामीशियम यूग्लिना पानी में रहते हैं, ये भी पानी में रहता है, लेकिन सबके फूड लेने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब एक क्रम देखिएगा आप ह्यूमन डाइजेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ें तो बहुत लंबा होता है। हाई स्कूल में आप हैं, आपको हाई स्कूल के दायरे में ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, हम लोगों को पढ़ने नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता। तो बाबू आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको इस लेवल पे जानना है। अगर हाई स्कूल में एग्जाम में अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, मानव का जो पोषण तंत्र आता है मनुष्य का, तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर लें, उल्लेखित भी कर लें, और इसे आसानी से आप याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोगों का मतलब आप जो पढ़ रहे हैं बैठ करके ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो कैसा भैया, देखो हम लोगों का माउथ है, जो ये ओपनिंग होती है जहां पे दोनों ओठ, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे जाता है, इसे माउथ कहते हैं। ओपनिंग जो होती है लिप की, लिप मतलब ओठ की जो ओपनिंग होती है, अपर लिप और लोअर लिप की जो ओपनिंग होती है, उसी को क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो माउथ की डिफिनीशन होती है अपर और लोअर लिप की ओपनिंग और क्लोजिंग माउथ कहलाता है। मुंह किसे कहते हैं, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ की ओपनिंग और क्लोजिंग, खुलना और बंद होना, माउथ कहलाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, माउथ से होकर के बक्कल कैविटी में जाता है। ये है बक्कल कैविटी, जहां पर नीचे की तरफ जीभ होती है, ऊपर तालू होता है, दोनों तरफ से गाल होता है, आगे चैनल गेट होता है। चैनल गेट देख ही रहे हैं, जो बत्तीसी हम लोगों की है, दांत है, तो ये आगे से चैनल गेट है, पूरा पैक किया रहता है, ताकि आप खाना खा लिए तो खाना छटक के बाहर ना भाग पाए, इसके लिए आगे चैनल गेट लगा रहता है। और जो अंदर होता है वो अंदर घाटी लगी रहती है आपकी, इपिग्लॉटिस है, ढक्कन लगा रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फेरिंग्स है, हिंदी में इसको ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग भोजन को यहाँ पर खूब चबा लेते हैं दांत के द्वारा, तो दांतों से जब भोजन को हम चबा लेते हैं तो फिर निगल लेते हैं भोजन को, और भोजन को निगलते हैं तो फेरिंग्स से होकर के वो इसोफेगस में चला जाता है। फेरिंग्स को हम ग्रसनी कहते हैं और इसोफेगस को ग्रास नली कहते हैं। और जब ग्रास नली से भोजन हो करके कहाँ जाता है, टप से आमाशय में जाके चला जाता है या गिर जाता है उसमें, आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो गति होती है, एक क्रमानुकुंचन गति होती है, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। पेरिस्टाल्सिस मोमेंट जब होता है तो भोजन हमारा ऊपर से कहाँ चला जाता है, नीचे, यानी खाना खाए मुंह में गया, अब मुंह में से पेट में चला गया, आमाशय में। तो मुंह से यानी माउथ कैविटी से आमाशय में चला जाना कौन सी गति कहलाई, पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, ठीक है ना। अब उसके बाद भोजन चला आपके आमाशय में। जो आमाशय होता है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, मसल्स का बना हुआ फ्लेक्सिबल होता है। भोजन जाएगा तो इसका आकार बढ़ता जाता है, यानी खाना खाते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे तो पेट फूलता चला जाएगा। अब इतना ही नहीं है कि पूरा घर भर का खाना खा लीजिए, पेटवा आपका फूलता चला जाएगा, उसकी लिमिट है लेयर की कि कितना तक वो फैलेगा, ठीक है। तो जब आपका भोजन इसमें चला आता है और ये पूरा आमाशय आपका फुलफिल हो जाता है, मतलब खाना से भर जाता है, अब इसमें डाइजेशन होता है। डाइजेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ऑर्गन्स को बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं या फिर डाइजेशन में काम करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टमक। स्टमक के बाद बाबू भोजन हम लोगों का सरक करके धीरे 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 हम लोगों की छोटी आंत में जाने लगता है। तो जब आमाशय से भोजन धीरे धीरे सरक करके छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत हमारे आहार नाल की यानी एलिमेंट्री कैनाल की
गट की सबसे लंबी पार्ट्स होती है, यानी हम लोगों की जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन सबसे लंबी हिस्सा है या सबसे लंबा हिस्सा पार्ट या सबसे लंबा हिस्सा है, या ये कह सकते हैं कि सबसे लंबा पार्ट्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका सबसे लंबा पार्ट्स आपकी आंत है, और वो दोनों आंत में से यानी बड़ी आंत और छोटी आंत में जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबा है। ठीक है, तो भोजन आमाशय से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने लिखा है, यहां से लेकर के ये टोटली यहाँ पर ये सभी टोटल यहां से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, ये टोटल क्या कहलाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो आमाशय से जुड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, सी टाइप का, उसे ड्यूडिनम कहते हैं। इसी को हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है, इसी को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ड्यूडिनम या ग्रहणी है क्योंकि ग्रहणी और आमाशय की लेयर के बीच में मिसेंट्री मसल्स होती है यहीं पर। और हम लोगों का जो पेनक्रियाज होता है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, ठीक ना, अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को स्रावित करने की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दोनों को फॉर्मेशन यानी दोनों को बनाने की कोशिका पाई जाती है, तो इसे मिश्रित ग्लैंड्स कहते हैं। ये हो गया छोटी आंत का लंबा हिस्सा। भोजन आपका छोटी आंत से होता हुआ डाइजेस्ट होता हुआ बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जब पहुंचेगा तो बड़ी आंत में जो भोजन होता है वो अनपच अगर रह गया तो अनपच ही रहेगा, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत तक ही होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ भोजन के पानी का यानी जो वाटर्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हम लोगों के अंदर पाचन होता है शरीर में, वो माउथ कैविटी में, हमारे स्टमक यानी आमाशय में, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य के शरीर में मूल रूप से मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो 3 जगह होता है। माउथ कैविटी में होता है, उसके बाद स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो भोजन पच गया वो ठीक, जो नहीं पचा वो कहीं नहीं पचेगा आगे जाकर के। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन बड़ी आंत में जाएगा और यहां से सरकता हुआ, फिसलता हुआ, खसकता हुआ जो अनडाइजेस्टेड या वेस्टेज फूड मटेरियल है, जिसका पाचन हमारे शरीर में होना भी नहीं है और हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी नहीं है, वह भोज्य पदार्थ कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं, जहां पर हमारे बॉडी का जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो एनस है, अंतिम जो छोर इसका होता है, क्योंकि हम लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होती है और एनस के यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद वो फीकल मैटर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये हम लोगों के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक संक्षिप्त हिस्सा था। इसमें एक देखिए एक हिस्सा है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है कि कृमि रूप परिशेषिका है। इसको एक अवशेषी अंग के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल या वर्तमान में मनुष्य के शरीर के अंदर अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि हम लोग घास फूस या आदिमानव की तरह रहना छोड़ दिए हैं, और जब हम इस तरह से नहीं रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। तो जब इसमें नहीं होता है डाइजेशन, तो ये अंधनाल के रूप में चुपचाप हमारी बॉडी में पड़ी होती है। और कभी कभी इसमें अगर कोई अनाज का दाना यहाँ जाने की बजाय, यानी ऊपर जाने की बजाय, यहाँ से ऊपर जाने की बजाय अगर कोई दाना नीचे चला गया तो इसमें यहाँ से नीचे नहीं जा पाता है। जब नहीं जा पाता तो भोजन इसी में सड़ता है, और सड़न की वजह से पॉइजन बनने का चांस होता है, जहर बनने का चांस होता है। और जब इसमें सड़न होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये स्वेल कर जाती है, तो दर्द करता है। तो आप अगर ऑपरेशन करवाएंगे डॉक्टर के पास जाकर के, तो डॉक्टर क्या करेगा कि इसको काट के यहीं से निकाल देगा, उसके बाद सिलाई कर देगा, हमेशा के लिए आप अपेंडिक्स से मुक्त हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स आपका छोटा सा हिस्सा है जो बड़ी आंत का ही हिस्सा है। इसके बाद देखिएगा एक चीज कि जो आपका ये लीवर है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको आप यकृत भी कहते हैं, इसको आप
ऐसा कह सकते हैं कि आपके शरीर का जिगर है, ठीक है ना, इसको जिगर नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं या डिनोट करते हैं। तो ये जिगर आपका है, इसे लीवर कहते हैं, इसे यकृत भी कहा जाता है। और यकृत हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लगभग हमारे शरीर में होने वाली 500 से अधिक जैविक क्रिया जो हमारे शरीर में हर क्षण होती है, उस सभी जैविक क्रियाओं में कहीं ना कहीं इसी का रोल होता है, लीवर का। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा फूड मटेरियल खाएं, हमारा दिनचर्या ऐसा हो, ठीक ठाक हो, हम ऐसे दवाई खाएं, ऐसे खाना खाएं, इस तरह से इस ऐसे परिवेश में रहें ताकि हमारा लीवर जल्दी खराब ना हो। तो लीवर खराब होने से समस्याएं वो होती हैं कि आपका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है। पीलिया इसी में होता है, इसी में पीलिया होता है। तो हेपेटाइटिस से पीलिया की बीमारी खराब होती है तो हेपेटाइटिस बी, और पीलिया की बीमारी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो हेपेटाइटिस सी की बीमारी होने लगती है। और जो हेपेटाइटिस सी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह लीवर कैंसर होता है, और वह लीवर कैंसर इतना डेंजर पोजीशन में चला जाता है, फिर वहां से रिकवरी मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। लगभग 1.5 किलो इसका वजन होता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम यहीं से सिक्रीट होता है। एक इसी में होता है गाल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, और पित्त रस का जो निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण लीवर की सेल में होता है। तो लीवर की सेल में पित्त रस का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस इन लीवर एंड स्टोरेज इन गाल ब्लैडर। तो जो बाइल जूस होता है वह लीवर में बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, और वह खुलता कहां पर है? बाइल डक्ट के माध्यम से खुलता है पेनक्रियाज के पास और ड्यूडिनम के नली में, ताकि ऊपर से आमाशय से जब भोजन नीचे की तरफ जाता है तो गाल ब्लैडर के बाइल जूस से मिक्स होकर के जाए, क्योंकि बाइल जूस भोजन को क्षारी बनाता है, जबकि हमारे आमाशय में भोजन एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में रहता है। और उसी भोजन को जो गाल ब्लैडर का बाइल जूस होता है, उस भोजन को किस रूप में बदलता है? क्षारी माध्यम में बनाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस और जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं यह भोजन को बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बाबू, तो ये हो गया हम लोगों का एक डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सा डायग्राम, जिसमें एक नॉस्ट्रिल आपका नाक है। कभी कभी हम देखे होंगे कि मुंह से सांस ले लेते हैं, कभी कभी नाक से भी सांस ले, कभी कभी क्या हमेशा सांस तो नाक से ही लेना चाहिए, लेकिन हम बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि मुंह भक्त से खुल जाता है, धड़धड़ा के पूरा सांस ले लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि सांस हमेशा नाक से ही लेते हैं। अगले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन पढ़ना है तो उसमें बताएंगे कि नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े फायदे के लिए कहीं ज्यादा दम घुटने लगता है, हम लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं। मुंह से सांस लेने में नुकसान होता है। ये तो हम लोगों का एक बाईपास रूट है कि जैसे हाईवे से जा रहे हैं और मान लीजिए कि अगर कोई मेन रोड है वो जाम है, तो कोई बाईपास रूट है ताकि आप वहां से निकल जाएं, अपना काम कर लें। तो हम लोगों को जीवन जीने के लिए एक बाईपास रूट नेचर ने बना रखा है कि अगर नाक कभी कभार जाम हो गई, चाहे कोनो बदमाश, चाहे कोई भी दुश्मन आपका नाक दे के दबा दिया कस के कि मर जाएगा, तो आप मुंहवा से सांस लेके जिंदा रह लेंगे। इसलिए नेचर आपको बना कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजन हम लोगों के शरीर में कैसे कैसे पचता है। दूसरी वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको श्वसन पढ़ाएंगे। थैंक यू।